Good morning, students. Once again, you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are preparing for civil services prelims examination, particularly the state civil services prelim examination conducted by MPPSC. And for last few classes, we are studying different topics of ancient India. And today in this series, we are going to study the most important part of the ancient Indian history, and that is Gupta period. गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्त शासकों का काल पढ़ेंगे। भारत में जो बड़े बड़े साम्राज्य और बड़े बड़े शासकों का जो काल है, उसमें से एक है गुप्त काल, जिसमें शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, एक बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोमोटेड द कल्चर एंड आर्ट्स एंड लिटरेचर। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां इस काल में प्राप्त की गई है, तो उन सब की हम चर्चा करेंगे। इस काल के जो प्रमुख शासक हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल जो है इसमें कई शासक हुए हैं और उनकी जो वंशावली है, वंशावली जो है वो प्राप्त होती है दो स्रोतों से। एक तो प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, प्रयाग प्रशस्ति से। दूसरा प्राप्त होती है पूना अभिलेख से। इन दोनों स्रोतों के बारे में पहले देख लें। प्रयाग प्रशस्ति जो है एक प्रकार का शिलालेख है जो पाया गया है प्रयाग से, यानी प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था वहाँ पाया गया, और ये समुद्रगुप्त का लेख है और लिखा गया है समुद्रगुप्त के मंत्री के द्वारा, हरिशेन के द्वारा। बहुत अच्छी रचना है और साहित्य की दृष्टि से बहुत उत्तम मानी जाती है, क्योंकि ये चंपू शैली में, यानी काव्यात्मक और गद्यात्मक दोनों का मिश्रित प्रयोग के द्वारा, जिसे हम चंपू शैली कहते हैं, उसमें लिखी गई है। तो इसमें वंशावली का वर्णन मिलता है। दूसरी पूना अभिलेख है। पूना अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री प्रभावती, जो वहाँ की रानी भी थी, वाकाटक रानी भी है, वाकाटक वंश की रानी थी, उस प्रभावती के द्वारा लिखाया गया है। तो उसमें भी गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। और इसके अनुसार अगर देखा जाए तो पहला जो शासक है जिसको संस्थापक मानते हैं वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद फिर शासक बना घटोत्कच। लेकिन ये दो शासक जो है ये बड़े शासक नहीं है, ये स्थानीय सामंत जैसे कुछ रहे होंगे। और जो बड़ा शासक है, जिसे सम्राट या शासक की उपाधि दी गई है, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का संस्थापक है। वैसे श्रीगुप्त है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक है जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज से पता लगता है कि राजाओं का बड़ा राजा है, ठीक है। और उसका राज्यारोहण हुआ है 319 ईसा पूर्व में, 319 ईस्वी में, 319 एडी में। इसलिए 319 जो है यहाँ से गुप्त संवत भी आरंभ होता है। गुप्त कैलेंडर जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 319 एडी, जो चंद्रगुप्त के राज्यारोहण का वर्ष है, ठीक है, विच इज़ द ईयर ऑफ एंथ्रोनमेंट ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की बात करें तो विजय की दृष्टि से तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसके विवाह संबंध बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और वो विवाह संबंध इसका है आपके लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से। इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और इस विवाह का उसके राजनीतिक उत्थान में बड़ी भूमिका है, क्योंकि शायद उस समय लिच्छवी जो है एक बड़ा बहुत प्रसिद्ध और ख्यात राजवंश था, और लिच्छवियों से विवाह करने के कारण चंद्रगुप्त की प्रसिद्धि भी बढ़ी है, और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। आप देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो है अपने सिक्कों पर लिच्छिव्यय लिखता है, यानी लिच्छवियों से संबंधित सिक्कों पर लिखता है लिच्छिव्यय। इसका मतलब है कि लिच्छवियों से अपना संबंध बार बार दर्शाना चाहता है, क्योंकि लिच्छवी राजनीतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित थे और उनकी प्रतिष्ठा से वो अपने आप को जोड़ना चाहता था। आप देखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो उसका पुत्र शासक बना था समुद्रगुप्त, उसने भी अपने आप को लिच्छवी दोहित्र लिखा है।
लिच्छवी दोहित्र। दोहित्र यानी होता है पुत्री का पुत्र, बेटी का बेटा, जिसको हम नाती कहते हैं, ठीक है, ग्रैंडसन, लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र जो है समुद्रगुप्त ने अपने आप को कहा है अपने सिक्कों में, यानी वो भी लिच्छवियों का नाती कहलाने में गौरवान्वित महसूस करता है। ही फील्स प्राउड टू बी द ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवीज, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धि है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर शासक बना समुद्रगुप्त। 335 के आसपास समुद्रगुप्त शासक बना। और समुद्रगुप्त जो है, मैंने बताया कि उसके बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन तो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति में खास तौर पे उसकी बड़ी बड़ी विजयों का उल्लेख है। लेकिन इसके अलावा दूसरे अभिलेख भी, जैसे उदयगिरी में भी, एरण में भी उसका अभिलेख मिलता है, नालंदा में भी उसका अभिलेख मिलता है, और उदयगिरी में उसके सिक्के मिलते हैं जिससे उसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है बहुत बड़ा विजेता है और कई विजय उसके नाम पर है। उसने सबसे पहले उत्तर भारत में 3 शासकों को पराजित किया था। एक तो अहिच्छत्र के अच्युत नाग थे, अच्युत वर्मन था, और एक गणपति नाग था, वो नाग वंश के शासक थे आपके पद्मावती के। और ऐसे ही कोटकुल वंश का शासक था नागसेन पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र, पद्मावती यानी ग्वालियर, और अहिच्छत्र यानी आजकल का बरेली, इन 3 राजवंशों को उसने पराजित किया था सबसे पहले। लेकिन बाद में उत्तर भारत के राजाओं ने उसको अपना, मतलब उसको पराजित करने के लिए अपना एक संघ बना लिया था, अपना यूनियन, एसोसिएशन बना लिया था इन ऑर्डर टू डिफीट समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने उन 9 राज्यों के संघ को भी पराजित किया। हम समुद्रगुप्त की विजय पढ़ रहे हैं, तो 9 राज्यों का एक संघ था, उसको भी पराजित किया। आप देखिए कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का तो उल्लेख है ही, लेकिन जिन शासकों को उसने जीता है उनके प्रति समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई नीतियों का भी वर्णन है। इट ऑल्सो मेंशंस द पॉलिसी एडॉप्टेड टुवर्ड्स द स्टेट विन। जो राज्य जीते गए उनके अगेंस्ट क्या पॉलिसी अपनाई गई, ये भी, इसका भी वर्णन मिलता है। जैसे उत्तर के 9 राज्यों के विरुद्ध उसने प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई थी। प्रसभोद्धरण यानी प्रसभ और उद्धरण, है ना, प्रसभ उद्धरण, यानी उनको जीता और उनका उद्धार कर दिया, उनको अपने साम्राज्य में मिलाकर उनका उद्धार कर दिया। तो ये सारे 9 राज्य उसने मिला लिए। इसके अलावा फिर उसने दक्षिण भारत के राज्य जीते, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त जो है भारतीय इतिहास का उत्तर भारत का पहला ऐसा शासक है जिसने नर्मदा को पार किया और दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया। He is the first North Indian ruler in the history of India who crossed river Narmada and attacked the states of southern India. दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक है। और वहाँ 1-2 राज्यों को नहीं पराजित किया, 12 राज्यों को पराजित किया। उसमें कुस्थलपुर का धनंजय था, उसमें कौशलपुर का महेंद्र था, उसमें पिष्टपुर के महेंद्र था, उसमें कांची का गोप नाम का शासक था, विष्णु गोप। कांची कितना सुदूर दक्षिण में है, एकदम रामेश्वरम के करीब पहुंच जाएंगे कांची जाएंगे तो आप। तो इन सब राज्यों को पराजित किया दक्षिण भारत के, लेकिन इनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि इनके प्रति एक विशिष्ट नीति अपनाई जिसको प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है ग्रहण मोक्षानुग्रह। यानी 3 शब्द है इसमें, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। उनको ग्रहण किया, उनको जीता, फिर उनको मुक्त कर दिया और उनको अनुग्रहित किया, उन पर अनुकंपा की, उन पर एक प्रकार का उनको एक प्रकार की ग्रांट दी। क्या ग्रांट दी? कि उनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उनको केवल अपना अधीनस्थ और करद राज्य बनाया, कि वो राज्य समुद्रगुप्त के सबऑर्डिनेट स्टेट्स होंगे, उसके अधीन रहेंगे, और दूसरा ये कि वो ईयरली टैक्सेस देंगे, कर देने वाले राज्य। ठीक है, ये ग्रहण मोक्ष अनुग्रह का अर्थ है। और ये नीति अपनाई उसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों के प्रति। उनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उनको करद राज्य बनाया कि वो रेगुलर ईयरली एनम पर एनम टैक्स देंगे। और ध्यान रखिए, ये नीति
जो है बहुत प्रसिद्ध हुई और ये अच्छी मानी गई, क्योंकि साहब बार बार समुद्रगुप्त के लिए वहाँ जाना संभव नहीं था। भाई उनको अगर मिला लेता और वहाँ विद्रोह होते तो बार बार समुद्रगुप्त को उन विद्रोहों का दमन करने के लिए जाना पड़ता। इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम ऑफ लैक ऑफ सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बोथ। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के तो साधन नहीं थे, इसलिए जाना संभव नहीं था, इसलिए उसने ये नीति अपनाई। बाद में यही नीति अलाउद्दीन ने भी अपनाई है और दोनों सफल रहे। तो दक्षिण भारत के राज्य जीते, लेकिन दक्षिण भारत की तरफ जाते हुए वो उत्तर भारत से, प्रयाग से कहाँ जा रहा था दक्षिण भारत, तो वो मध्य प्रदेश के विंध्य के जंगलों से होकर गुजरा, जो दंडकारण्य के वन है वहाँ के जंगलों से होकर गुजरा। तो वहाँ उसने जो वन्य राज्य है, जनजातीय राज्य है, उनको भी पराजित किया और ऐसे 18 राज्यों को पराजित किया। और उन सब राज्यों को पराजित करने के बाद वहाँ के शासकों को अपना परिचारक, अपना नौकर बनाया, ताकि वो आगे का रास्ता दिखाएं, मार्गदर्शक बनाएं। उनके प्रति जो नीति है उसको कहा गया परिचारकीकृत सर्व आटविक राजस्य। परिचारक बनाया, परिचारकीकृत सर्व आटविक, सर्व यानी सभी, आटविक यानी जंगली, राजस्य यानी राजाओं को, परिचारकीकृत सर्वाटविक राजस्य, ऐसा प्रयाग प्रशस्ति कहते। तो ये दक्षिण भारत की और जनजातीय राज्यों की बड़ी विजय थी उसकी। लौट के आने के बाद समुद्रगुप्त को कई राजाओं ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन्होंने समुद्रगुप्त का शौर्य, प्रताप, गैलेंट देख लिया था। आप देखिए कि कई गणराज्यों ने उसको अपना समर्पण कर दिया। सर्व कर दानम, सर्व कर, सारा कर देंगे, और अनुग्रह किया कि हम सारे टैक्स देंगे, तो वो अधीन हो गए। आप देखिए कि जो सीमावर्ती राज्य भारत के 5 सीमावर्ती राज्यों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। समतट, दवाक, कामरूप, कर्तपुर, नेपाल, ये 5 राज्यों ने, नेपाल तो नेपाल है, कर्तपुर शायद कुमायूं का क्षेत्र है, समतट बंगाल है, दवाक ढाका के आसपास का क्षेत्र है, और कामरूप जो है असम है। ये 5 राज्यों ने समुद्रगुप्त को अपना राज्य समर्पित कर दिया। ये सीमावर्ती राज्य थे। इसके अलावा देखिए उस समय भारत में कुछ विदेशी राज्य भी थे जो मौर्योत्तर काल के अवशेष बचे हुए थे। खासतौर पर शक थे, कुषाण थे। शक कहा गया, शक मुरुंड कहा गया यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में उनको, और कुषाणों को शाही कहा गया, शाही, शाहानुशाही, शाही, शाहानुशाही, ये कुषाणों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, शाही, शाहानुशाही, ये कुषाण है। और शक है, शक मुरुंड कहा गया, इन्होंने भी अपने आप को समर्पण दिया। इनकी नीति के बारे में कहता है कन्योपायन, आत्मनिवेदन, गरुत मंदक, ये नीति अपनाई इनके प्रति। इनकी कन्याओं को स्वीकार किया उसने, समुद्रगुप्त ने। तो ये सब समुद्रगुप्त की विजय, ध्यान रखना। समुद्रगुप्त ने कभी अपनी विजय का लक्ष्य रखा था धरणी बंध। धरणी बंध यानी पूरी पृथ्वी को अपने साम्राज्य की सीमाओं से बांध लेगा। धरणी यानी पृथ्वी होता है, शेषनाग को बोलते हैं ना धरणी धर, धरणी यानी पृथ्वी। धरणी बंध की ये उसका लक्ष्य था, इट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज विक्ट्रीज, और काफ़ी बड़ी विजय की। इसी कारण आप देखो कि विंसेंट स्मिथ नाम का जो एक यूरोपियन राइटर है, इतिहासकार है, उसने ये कहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। लेकिन मुझे तो उल्टा लगता है, नेपोलियन को कहना चाहिए कि वो फ्रांस का समुद्रगुप्त है, क्योंकि नेपोलियन समुद्रगुप्त के बहुत बाद हुआ। नेपोलियन के पास बहुत सारे साधन थे। नेपोलियन समुद्रगुप्त के लगभग 1200-1400 साल बाद हुआ है, बल्कि 1700 साल बाद हुआ है। ठीक है, और इतने सालों बाद नेपोलियन हुआ। तो नेपोलियन के पास तो बहुत सारे संसाधन थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, समुद्रगुप्त के पास नहीं थे। दूसरी चीज़, नेपोलियन कई बार पराजित हुआ है। ट्राफलगार के युद्ध में पराजित हुआ, नील नदी के युद्ध में पराजित हुआ, वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ। तो नाम तो नेपोलियन का रखा जाना चाहिए कि वो फ्रांस का समुद्रगुप्त है। तो सब ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। समुद्रगुप्त जो है उसने श्रीलंका के एक शासक को भी अनुग्रहित किया था। मेघवर्ण नाम का श्रीलंका का शासक था, और उसने समुद्रगुप्त से कभी अनुमति मांगी थी कि वो
गया में जो है एक बौद्ध विहार का निर्माण करना चाहते हैं और समुद्रगुप्त ने अनुमति दी थी। तो समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि दूर दूर थी। समुद्रगुप्त के बारे में और भी चीज़ें पता लगती। उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। एक सिक्के पर वो लिखता है चिरोत्सन्न अश्वमेध हर्तु। चिरोत्सन्न यानी लंबे समय से भुला दिए गए अश्वमेध को करवाने वाला। चिरोत्सन्न अश्वमेध हर्तु। चिरोत्सन्न अश्वमेध हर्तु, ये टाइटल होता है क्योंकि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया जो कई वर्षों से भुला दिया गया था। इसके अलावा कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए, तो वीणा बजाता था। एक सिक्के पर उसका नाम कविराज मिलता है, तो शायद कविताएं लिखता था या संगीतकार था। और आप देखिए कि एक सिक्कों पर उसे बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया और उसने व्याघ्र पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी इसी कारण, तो शिकारी भी अच्छा था। ये सारी उपलब्धियां हैं आपके समुद्रगुप्त की। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? समुद्रगुप्त के बाद वैसे तो शासक बना है आपका चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ये शासक बना, लेकिन कुछ इतिहासकार एक अलग कथा बताते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद शासक बना था उसका बेटा रामगुप्त, और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन रामगुप्त जो है बहुत कम समय तक जो है शासक रहा और बहुत प्रभावी भी नहीं था। बहुत ज़्यादा उपलब्धिपूर्ण उसका कार्यकाल नहीं रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए रामगुप्त जो है शासक रहा है। रामगुप्त के प्रमाण मिलते हैं, रामगुप्त के सिक्के उदयगिरी में मिलते हैं। आप देखिए कि कुछ किताबें हैं, खासतौर पे जो मुद्रा राक्षस का राइटर है विशाख दत्त, उसने एक किताब लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। इस देवी चंद्रगुप्तम में जो है ऐसा वर्णन मिलता है कि रामगुप्त जो है एक बार शकों से हार गया, और शक राजा से हारने के बाद राजा जो शक राजा था उसने उसको मारने की इच्छा प्रकट की और कहा कि अगर बचना चाहते हो तो अपनी रानी मुझे दे दो। तो रामगुप्त ने उसकी ये शर्त स्वीकार कर ली, बचने के लिए रानी का सौदा कर लिया। और जब वो लौट के आया महल तो उसने रानी को कहा कि तुम्हें जाना होगा, लेकिन रानी जाने के बजाय रामगुप्त के छोटे भाई ने यह कहा कि मैं जाऊंगा रानी का वेश बनाकर। और फिर रामगुप्त की पत्नी की जगह चंद्रगुप्त जो है वो जो रामगुप्त का छोटा भाई था वो पत्नी का वेश बनाकर गया, और वहां जाकर उसने उस शक राजा को मार दिया, उसकी सेना को भी मार दिया, और लौट कर आया। और उसने रामगुप्त की बहुत आलोचना की कि साहब उसको किस तरह से एक शासक है, एक किस काम का ऐसा शासक जो अपनी पत्नी की भी नहीं रक्षा कर पाए, पत्नी का सौदा कर ले तो राज्य की रक्षा कैसे करेगा। तो चंद्रगुप्त ने फिर रामगुप्त को मार दिया था और खुद शासक बन गया था, और उसने उस पत्नी से विवाह कर लिया था जिसका नाम ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी था। बाद में कई किताबों में इसका उल्लेख मिलता है। आप देखिए कि राजा भोज द्वारा लिखी गई श्रृंगार प्रकाश में इसका उल्लेख है, हर्षचरित में भी इसका उल्लेख मिला है जो बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है, या बहुत बाद में जयशंकर प्रसाद ने जो ध्रुव स्वामिनी नाम की किताब लिखी है वो भी इसी कथानक पर आधारित है। तो रामगुप्त का छोटा सा पीरियड है। उदयगिरी में इसके सिक्के भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध है नहीं। रामगुप्त के बाद फिर शासक बनता है चंद्रगुप्त सेकंड, जो सबसे प्रसिद्ध शासक है गुप्त काल का। चंद्रगुप्त सेकंड जो है, चंद्रगुप्त सेकंड का कार्यकाल शुरू होता है 380 से 380 ईस्वी से लेकर 415 तक ये शासक रहा है, ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसने कई उपाधियां धारण की। इसने अपने आप को विक्रमादित्य कहा है, ठीक है। ये इतिहास में तो पहली बार कोई शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। विक्रमादित्य कहा गया इसको परम भट्टारक कहा गया। इसने देवगुप्त या देवराज की उपाधि भी धारण की। इसने सिंहगुप्त की भी उपाधि धारण की। सिंहगुप्त, देवगुप्त, देवराज, परम भट्टारक, विक्रमादित्य, ऐसी उपाधि धारण की है चंद्रगुप्त सेकंड ने।
ठीक है। और इसका जो वर्णन मिलता है अधिकांश तौर पे उदयगिरी के अभिलेख से मिलता है। उदयगिरी, विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा के पास उदयगिरी करके जगह है, वहाँ से इसका अभिलेख मिलता है और उसमें इसकी विजयों का वर्णन मिलता है। और उससे पता लगता है कि इसने कई शकों को पराजित किया, खासतौर पे जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ के शकों को, पश्चिमी शकों को पराजित किया और शकारी की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करके शकारी की उपाधि धारण की। ये शक वही है रुद्र सिंह सेकंड, जो नासिक का मूलतः शासक था और गुजरात के क्षेत्र में शासन कर रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, शायद गुजरात पर अधिकार करने के बाद ही वो सिंह का शिकार करता है। चंद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे सिंह, लायन का शिकार करते हुए बताया गया। समुद्रगुप्त शिकार कर रहा है टाइगर का और ये लायन का शिकार कर रहा है सिंह का, इसलिए इसने सिंह गुप्त की उपाधि धारण की। इसके बाद सिंह पराक्रमांक की उपाधि धारण की। जैसे समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी व्याघ्र पराक्रमांक, यह है सिंह पराक्रमांक। ऐसे ही इसने जो है कुछ गणराज्यों को भी हराया। कई गणराज्य होते थे, गणराज्य यानी रिपब्लिकन स्टेट है। गुप्त काल में कई रिपब्लिकन स्टेट है, योधेय है, मद्र है, कुणिंद है, खारपरिक है, अर्जुनायन है, ऐसे कई जो है गणराज्य थे, उनको पराजित किया और पराजित करने के बाद गणारी की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करके शकारी और गणों को पराजित करके गणारी, ये उपाधियां धारण की है किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसकी कुछ विजयों का उल्लेख मेहरौली के अभिलेख में मिलता है। दिल्ली के पास मेहरौली, जहाँ कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बगल में ही एक लोहे का स्तंभ है, उसको मेहरौली लोह स्तंभ बोलते हैं, मेहरौली आयरन पिलर कहते हैं। वो गुप्त पीरियड के ही आयरन पिलर है। उससे ऐसा पता लगता है कि चंद्र नाम के एक राजा ने, चंद्रगुप्त पूरा नहीं है, चंद्र नाम के राजा ने बंगाल, सिंध पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, तो ये विजय भी किसकी है? चंद्रगुप्त सेकंड की ही मानी जाती है। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। उसके दरबार में कई बड़े विद्वान थे, खासतौर पे 9 ऐसे विद्वान थे जिनको 9 रत्न कहा जाता है। 9 जेम्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में एक तो आर्यभट्ट था, जो बहुत प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर था, मैथमेटिशियन था। कालिदास था, जो बहुत प्रसिद्ध कवि है, नाटककार है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। धन्वंतरी था, जो बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक था, फिजिशियन था। अमर सिंह था, जो बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया का राइटर था, अमरकोश का। और इसके अलावा वराह मिहिर था, ये भी एस्ट्रोलॉजर था। 5 हो गए। फिर बेताल भट्ट था, फिर घटकर था, फिर क्षपणक था, फिर वररुचि था। ठीक है, ये ऐसे जो है 9 रत्न थे किसके दरबार में? आपके चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, तो 9 रत्न होते थे। चंद्रगुप्त के एक और बड़ी खास चीज़ ये है कि इसके विवाह संबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैरिटल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन मैरिटल रिलेशंस में जैसे देखिए, इसने खुद ने जो विवाह किए थे, इसने नागवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था, कुबेर नागा से। नागवंश उस समय एक शक्तिशाली राज्य वंश था, तो कुबेर नागा से विवाह किया और पॉलिटिकली इसका लाभ भी मिला उसको। उसने अपनी बेटी प्रभावती की विवाह वाकाटक नरेश से किया था, रुद्रसेन सेकंड से, रुद्रसेन थर्ड बल्कि प्रभावती का। बाद में रुद्रसेन की मृत्यु हो गई और प्रभावती ही वाकाटक राज्य की शासिका बनी और उसने पूना में अपना अभिलेख लिखवाया था, जो मैं अभी पूना अभिलेख बोल रहा था उससे, प्रभावती। उसने अपने बेटे की शादी कदम्ब वंश में की थी। कुंतल राज्य बोलते हैं या कदम्ब वंश का कुंतल राज्य बोलते हैं, कर्नाटक में। वहाँ की एक बड़ी मजेदार बात बताऊँ, कदम्ब वंश का संस्थापक जो है ना, मयूर शर्मन है। मयूर शर्मा या मयूर शर्मन, जो ऐसा माना जाता है कि पहला ब्राह्मण शासक है, ब्राह्मण जाति का पहला शासक है। और इसने 18 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। बहुत बड़ी बात है। समुद्रगुप्त एक ही बार करा पाया, शातकर्णी ने 2 बार कराए, लेकिन इसने 18 बार कराए। तो ये मयूर शर्मन के बारे में बताया जाता है। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड है साहब। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद फिर कुमारगुप्त शासक बना।
कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है इसका वर्णन भी कई अभिलेखों में मिलता है। बिलसाड़ अभिलेख में मिलता है, करमदंडा अभिलेख में मिलता है, मंदसौर अभिलेख में मिलता है। मंदसौर का अभिलेख बड़ा प्रसिद्ध है। वत्स भाट नाम के उसके एक मंत्री ने लिखा है। वत्स भाट बोलते हैं, वत्स भट्टी भी बोलते हैं उसको, उसने लिखवाया। इन अभिलेखों में उसका वर्णन मिलता है, खासतौर पे करमदंडा में उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। दूसरी चीज़ यह है कि इसने कई उपाधियां धारण की जो सब महेंद्र नाम से थी। महेंद्रादित्य, महेंद्र वर्मन, सिंह महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र, ऐसी उपाधियां धारण की थी। इसने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसलिए इसने अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण की। ये कुमारगुप्त का सारा मामला है। कुमारगुप्त के मंत्री बंधु वर्मा ने मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया था। मंदसौर का एक सूर्य मंदिर बड़ा प्रसिद्ध था जो बंधु वर्मा ने बनाया था। हु वाज ए गवर्नर ऑफ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय एक और चीज़ है कि इसके समय कलभरास या कलाभ्र नाम की एक विदेशी जाति का आक्रमण हुआ था और जिसे इसने पराजित किया था। लेकिन कुमारगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है कि इसके समय नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय जो है वो एक बौद्ध विश्वविद्यालय था बिहार में और बहुत प्रसिद्ध था। देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। लगभग 10,000 शिक्षक थे वहाँ। हेनसांग ने बड़ा विशद वर्णन किया है। हेनसांग जो चाइनीज़ ट्रैवलर था उसने नालंदा बौद्ध विहार का बड़ा विस्तृत वर्णन किया और उसने बताया कि साहब नालंदा में जो है 10,000 शिक्षक थे, आचार्य थे, 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लाइब्रेरीज हुआ करती थी और 200 गांव से मिलने वाला राजस्व इसको दान में दिया गया था हर्ष के द्वारा, सम्राट हर्ष के द्वारा। इसलिए इसको महाअग्रहार भी कहते हैं, क्योंकि अग्रहार उस ब्राह्मण को कहते हैं जिसको भूमि दान में दी जाती थी, लेकिन इसको तो 200 गांव की जमीन दान में दी गई थी, इसलिए बड़ा अग्रहार था, महाअग्रहार कहा गया। तो ये कुमारगुप्त की उपलब्धियां। कुमारगुप्त के बाद फिर शासक बना स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है ये लगभग 455 में बना है। 415 से 55 तक जो है कुमारगुप्त रहा और फिर स्कंदगुप्त बना। और स्कंदगुप्त जो है इसकी 2 बड़ी उपलब्धियां। एक तो हाँ, इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? कुछ अभिलेख है इसके। कहोय अभिलेख है, भीतरी अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, कई अभिलेख है इसके जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो इसने हूणों को पराजित किया। हूण जो है चीन से आने वाले आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स थे, चाइनीज़ इन्वेडर्स हैं, हुनाज कहते हैं उनको। येलो हुनाज भी कहते हैं, पीत हूण भी कहते हैं, क्योंकि वो चीन से आते थे, मंगोलियन हैं तो येलो कलर के होते थे, तो पीले बर्बर हूण कहते हैं इनको। तो इनको पराजित किया था, ठीक है। और इसका वर्णन भीतरी अभिलेख में मिलता है। और दूसरी चीज़ स्कंदगुप्त की यह है कि उसने वो जो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण कराया था। कई लोग सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण से जुड़े हैं। अभी एक लेक्चर पहले हमने पढ़ा था कि रुद्रदमन ने पुनर्निर्माण कराया, इसने भी कराया। इसका एक मंत्री था सुविशाख और उसका बेटा चक्रपालित। इन्होंने जो है दे वर्क फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक इन सौराष्ट्र गुजरात। ये स्कंदगुप्त के समय हुआ है। तो ये स्कंदगुप्त की उपलब्धियां हैं। इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इसने विक्रमादित्य, क्रमादित्य, शक्रादित्य की उपाधि धारण की है, ठीक है। अब जरा छोटी सी एक चीज़ और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसके समय एक चाइनीज ट्रेवलर भारत आया था, फाहियान। फाहियान जो है चाइनीज ट्रेवलर है, वो विजिटेड इंडिया इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त। और उसने अपना यात्रा का वृतांत लिखा है फो क्यो की नाम की किताब में। फो क्यो की, उसमें भारत का वर्णन किया है। हालांकि अपने वर्णन में उसने राजा का नाम ही नहीं बताया, चंद्रगुप्त सेकंड के नाम का वर्णन ही नहीं किया, लेकिन उसने भारत के अलग अलग जगह का वर्णन किया है। और उसने बताया कि वो कैसे आया था, चोरी छुप के आया था, क्योंकि उस समय चीन में बौद्ध धर्म नहीं था और राजा अलाउ नहीं करता था इसको। और वो पैदल आया था स्थल मार्ग से, इधर चीन के काशी भी है वहाँ पर, काशगार बोलते हैं इसको, खोतान, यारकंद, इधर होते हुए फिर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से इंडिया आया। और जाते समय फिर ताम्रलिप्ति बंदरगाह है
बंगाल में, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जहाज़ से गया श्रीलंका और श्रीलंका से वापस चीन गया। भारत में अलग अलग जगह गया और सबका उसने वर्णन किया है। तो भारत का खासतौर पर समाज का बड़ा वर्णन किया है किसने? फाहियान ने। तो ये सब कुछ है गुप्त काल का। लेकिन गुप्त काल जो है वो जाना जाता है इस काल में सांस्कृतिक सामाजिक उपलब्धियों के लिए। ध्यान रखना, आर्थिक दृष्टि से गुप्त काल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्या किया आर्थिक दृष्टि से वो भी हम देख लेते हैं, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है साहित्य, कला, संस्कृति, इन क्षेत्रों में, धर्म के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उसके लिए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो इस काल में थोड़ा सा पतन हुआ है, क्योंकि व्यापार कम हुआ है, विदेशी व्यापार भी कम हुआ। हमने पढ़ा था मौर्योत्तर काल में विदेशी व्यापार अपने चरम पर था, लेकिन इस काल में विदेशी व्यापार कम हुआ दो कारण से। एक तो जिस रोम में जिस बाइजेंटाइन साम्राज्य से व्यापार होता था, वो बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो गया था, खत्म हो गया था। तो और दूसरा, वहाँ युद्ध भी चल रहे थे, लड़ाइयाँ भी हो रही थी, तो जहाँ अशांति होगी वहाँ ट्रेड होगा नहीं, तो भारत का ट्रेड रुक गया। उसके कारण वहाँ से आने वाला सोना रुका, और उसका परिणाम ये हुआ कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के प्रचलित हुए, वो सोने के सिक्के शुद्ध नहीं थे, बल्कि उसमें चांदी की मिलावट थी। सबसे शुद्ध तो कनिष्क के समय थे। बाद में जो गुप्त काल में सोने के सिक्के बहुत चले, लेकिन वो दीनार बोलते थे उन मुद्राओं को। दीनार भी है एक मुद्रा, और एक घरण है जो चांदी की होती थी, पण भी होता था चांदी का, लेकिन सिक्कों में चांदी की मिलावट थी, सब स्वर्ण मुद्राओं में। दूसरी चीज़ ये है कि आंतरिक व्यापार भी कम हुआ, इंटरनल ट्रेड भी। और इंटरनल ट्रेड कम होने का कारण था जजमानी व्यवस्था। गांव में जजमानी व्यवस्था शुरू हो गई थी इस काल में। जजमानी व्यवस्था का मतलब ये कि हर गांव में कुछ शिल्पी होते थे, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, लोहे का काम करने वाला लोहार, ब्लैक स्मिथ, चमड़े का काम करने वाला मोची, कॉबलर, नाई, धोबी, बुनकर, ये सब होते थे। और इनकी जिम्मेदारी होती थी गांव के सब लोगों को अपनी सेवाएं देंगे, और गांव के लोगों की जिम्मेदारी होती थी कि उनके भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे। और गांव के लोग किसी और से सेवा नहीं ले सकते थे, और वो ये किसी और को सेवा दे नहीं सकते थे, ऐसा बंधन भी था। इसको जजमानी व्यवस्था कहते हैं। इसके कारण एक गांव से दूसरे गांव में जो ट्रेड था, इंटरनल ट्रेड था, वो पूरी तरह से रुक गया, खत्म हो गया। तो इंटरनल ट्रेड कम हुआ है और ओवरऑल इकोनॉमी गिरी है इस काल में। आप देखिए कि फाहियान ऐसा वर्णन करता है कि भारत में लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। कौड़ी, शेल, समुद्र में पाई जाती, उसका यूज़ किया जाता था एज करेंसी। हम आज भी बोलते हैं, हम आपको फूटी कौड़ी नहीं देंगे, एक कौड़ी नहीं देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो कौड़ी का प्रयोग होने लगा। इसका मतलब सिक्के नहीं थे, कौड़ी थी। ये भी इकोनॉमिक डाउनफॉल को बताता है। तो आर्थिक रूप से चीज़ें कमज़ोर हुई है। लेकिन आप समाज में देखो, समाज में कई नई चीज़ें यहाँ से प्रचलित हुई है। समाज में सती प्रथा यहाँ से आई है। एक भानुगुप्त नाम का बाद का शासक, देखो ऐसा नहीं कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक नहीं हुआ, कई हुए। नरसिंह गुप्त, बालादित्य हुआ है, और वैन्य गुप्त हुआ है, बुध गुप्त हुआ है, भानुगुप्त हुआ, ऐसे कई शासक हुए। तो भानुगुप्त नाम के शासक का एक बार युद्ध हुआ हुणों से, और उस युद्ध में उसका सेनापति मारा गया, गोपराज। तो गोपराज की पत्नी ने जो है गोपराज की चिता में ही जल के अपनी जान दे दी थी। यह सती प्रथा का पहला साक्ष्य पूरे भारतीय इतिहास में, और इसका वर्णन एरण अभिलेख में मिलता है। 510 ईस्वी की बात है ये। एरण में अभिलेख मिला, सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में, एरण में, और वहाँ जो है उसमें सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है, इसलिए एरण अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। तो सती प्रथा प्रचलित हुई इसी काल में। आप देखिए देवदासी प्रथा का भी वर्णन मिलता है। कालिदास ऐसा लिखता है कि महाकाल के मंदिर में और दूसरे मंदिरों में देवदासी प्रथा थी, कि लड़कियों को मंदिरों में दान कर दिया जाता था, जो नृत्य गान का काम करती थी मंदिरों में। इस काल में पर्दा प्रथा भी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई। हालांकि पर्दा प्रथा हमारे यहाँ मुस्लिम शासकों की देन है, पर कुछ मात्रा में पर्दा प्रथा यहाँ शुरू हो गई थी। तो ये सब समाज में चेंज हुआ। समाज में जमींदारी व्यवस्था आ गई थी, जमींदारी तो आई गई थी, जागीरदारी व्यवस्था भी आ गई थी, सामंतवाद भी आ गया था।
जागीरदारी यानी जो शासन में बड़े बड़े अधिकारी है, उनको कैश सैलरी देने की जगह उनको भूमि देना, और वही भूमि उनकी क्या होगी, वही भूमि उनकी सैलरी मानी जाती थी। तो एक लैंड दे देते थे कि साहब ये यहाँ से होने वाली आय राजस्व आपकी सैलरी होगी, तो वो उनकी जागीर कहलाती थी। ये गुप्त काल से शुरू हुआ जागीरदारी व्यवस्था। सामंतवाद यहाँ से शुरू हुआ, जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कि जो बड़ा राजा है उसके अधीन छोटे छोटे स्वतंत्र शासक होते थे, जैसे समुद्रगुप्त ने किया। दक्षिण भारत के राज्यों को जीता और फिर उनको कह दिया कि आप हमारे अधीन स्वतंत्र होगे, यानी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक है लेकिन समुद्रगुप्त के अधीन है। ऐसे सामंत होते थे, फ्यूडलिज्म कहते थे। ये भी इस काल से शुरू हुआ। ठीक है, आप देखिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत काम हुआ इस काल में। आप देखिए साहित्य की रचना हुई, बहुत सारे खासतौर पे धार्मिक साहित्य, वेद, पुराण, रामायण, ये सब इसी का, महाभारत इसी काल में लिखे गए। ध्यान रखना, वेदों की रचना वैदिक काल में हुई है, लेकिन लिपिबद्ध इस काल में किए गए, लिखे गए इस काल में, क्योंकि वैदिक काल में लिखने की कला प्रचलित नहीं थी, लिपि नहीं थी। लिपिबद्ध तो यहाँ हुआ है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य यहाँ पर बहुत प्रचलित हुआ, लिखा गया। ठीक है, और इसके अलावा आप देखिए कि जो धर्मेतर साहित्य, सेकुलर लिटरेचर है, वो भी बहुत था। आप देखिए कई नाटक लिखे गए। अब मैं सारे लिख के नहीं बता पाऊंगा, बोल तो देता हूँ आपको। जैसे कालिदास नाम का साहित्यकार इस काल में था, 3 बड़े नाटक लिखे, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रम और वशियम या विक्रमोर्वशियम कहते हैं जिसको, और अभिज्ञान शकुंतलम। 3 बड़े नाटक लिखे। 2 बड़े खंडकाव्य लिखे, कुमार संभवम और मेघदूतम, सब कालिदास ने लिखे। 2 छोटे काव्य लिखे, ऋतु संहार और रघुवंशम। आप देखिए दूसरे लोग हैं यहाँ पर इस काल में, जो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है, जिसने 2 किताब बड़ी प्रसिद्ध लिखी, नाटक लिखे, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। आप देखिए शूद्रक इस काल का है, जिसने मृच्छ कटिकम नाम की किताब लिखी, बड़ी प्रसिद्ध किताब है। बहुत सारे नाटक बने मृच्छ कटिकम पर, बहुत सारी फिल्में बनी मृच्छ कटिकम पर, जो शूद्रक ने लिखी है। आप देखिए कि भट्टी इस काल का राइटर है, जिसने रावण वध नाम की किताब लिखी है। भास है, जिसने स्वप्न वासव दत्ता लिखी है। दंडिन है, जिसने काव्यादर्श लिखी है। दश कुमार चरित लिखी है। भर्तृहरि इस काल का राइटर है, जो उज्जैन का शासक भी रहे हैं। भर्तृहरि, जिन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक लिखी है। व्याकरण पर बहुत सारी किताब लिखी, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये तो लिखा ही है भर्तृहरि ने, लेकिन व्याकरण पर किताब लिखी है। वाक्यपदीय भाष्य, शब्द धातु समीक्षा, ऐसी कई रचनाएं लिखी भर्तृहरि ने। ये इस काल में थे। इस काल में ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, वाग्भट्ट और पांडुरंग, ऐसे कई जो है ज्योतिष और खगोल शास्त्री हुए हैं। वराहमिहिर ने तो बहुत सारी किताबें लिखी है। वराहमिहिर ने लिखा है पंच सिद्धांतिका, वृहत जातक, लघु जातक, वृहत संहिता। आर्यभट्ट इस काल में हुए, जिन्होंने गणित का भी पर भी बहुत सारा शोध किया और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारा काम किया। 2 बड़ी प्रसिद्ध किताब है उनकी, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। भास्कराचार्य जो आर्यभट्ट के शिष्य थे, वो इस काल में हुए, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, लघु भास्कर्य लिखा है, महाभास्कर्य लिखा है, लघु भास्कर्य लिखा है। ठीक है, तो ये सब जो है साइंस के क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में। इस काल में आप देखिए कि एक नागार्जुन नाम का व्यक्ति था, जो केमिस्ट था। उसने कई प्रकार के ड्रग्स, कई प्रकार के भस्म, मुक्ता पिष्टि भस्म और स्वर्ण भस्म और रजत भस्म, इन सब का निर्माण किया। तो ये भी इस काल में हो। कई चिकित्सक इस काल में हुए। धन्वंतरी था। कुछ लोग कहते हैं कि
सुश्रुत भी इस काल में था, जो हालांकि सुश्रुत को कुछ लोग कनिष्क के काल का भी मानते हैं, लेकिन सुश्रुत जो है उसने पहली बार सर्जरी की थी। शल्य चिकित्सा का आविष्कारक माना जाता है सुश्रुत को, वो भी इस काल का माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है गुप्त काल में हुई है। गुप्त काल में वास्तुकला के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ, कई मंदिर बनाए गए। ध्यान रखना, भारत में पहली बार मंदिरों का निर्माण जो हुआ है, मंदिरों का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है गुप्त काल में ही। भारत में मंदिर निर्माण ही गुप्त काल में हुआ, इसके पहले मंदिर बनते नहीं थे। इस काल में देखिए भीतरी, जो भीतर गांव, भीतरी नहीं भीतर गांव कानपुर के पास है, वहाँ शिव का मंदिर बनाया गया। एक देवगढ़ करके जगह है झांसी के पास, वहाँ दशावतार मंदिर बनाया गया, विष्णु के 10 अवतार का मंदिर बनाया गया। तिगवा नाम की जगह है जबलपुर के पास, वहाँ विष्णु मंदिर है। नागोद में जो है शिव मंदिर बना। ऐसे सतना के पास एक भूमरा नाम की जगह है, वहाँ भी शिव मंदिर बनाया गया। असम में एक जगह है दहपर बतिया, वहाँ पर भी शिव पार्वती का मंदिर है। तो ये मंदिर इस काल में बने, और फिर सूर्य मंदिर तो बना ही है ना। ऐसे ही एक विष्णु मंदिर उदयगिरी में भी बनाया गया। तो ये मंदिर बने हैं इस काल में। ध्यान रखना, इस काल में मंदिर बहुत बड़े नहीं होते थे, एक कमरे वाले होते थे, एक प्रकोष्ठीय मंदिर होते थे। और जनरली इनके ऊपर जो, जिसको हम बोलते हैं ना कि शिखर या शिखर कलश होता था, वो नहीं होता था इस काल में। छत चपटी होती थी, फ्लैट रूफ वाले मंदिर बनाए गए। केवल देवगढ़ के दशावतार मंदिर में ही शिखर मिलता है, अदरवाइज शिखर नहीं है। ठीक है, तो मंदिर इस काल में बने। आप देखिए मूर्ति कला, गुप्त काल की एक विशिष्ट मूर्ति कला शैली का विकास हुआ। थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो, लेकिन हम पूरा गुप्त काल करेंगे आज इसमें। तो गुप्त काल में मूर्तियां बनी, जैसे मथुरा कला शैली थी या जैसे गंधार कला शैली है, वैसे गुप्त काल की भी एक गुप्त का मूर्ति कला शैली है। गुप्त काल की मूर्ति कला शैली जो है उसकी विशेषता यह है कि वो प्योरली इंडियन है। गंधार और मथुरा मूर्ति कला शैली यूनान से प्रभावित है, ग्रीस से प्रभावित है, लेकिन ये प्योरली इंडियन है। और इसमें ऐसी मूर्तियां बनाई गई जो भावप्रवण है और नग्नता से मुक्त है, न्यूडिटी से फ्री है। न्यूडिटी नहीं है इसमें, उसमें नग्नता है, इसमें नहीं है। और भावप्रवण है, इमोशन वाली मूर्तियां बनाई गई। कहाँ मूर्तियां मिली, जैसे बताता हूँ। जैसे देवगढ़ में शेषशाही विष्णु की मूर्ति मिली, शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति देवगढ़ में। काशी में जो है कृष्ण की मूर्ति मिली है। ऐसे इंदौर में सूर्य की मूर्ति मिली है। उदयगिरी में विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति मिली है। सूअर के रूप में, वराह के रूप में अवतार लिया था विष्णु ने और पृथ्वी को प्रलय से बचाया था, उस अवतार की मूर्ति मिलती है उदयगिरी में, विदिशा में। तो ये सब मूर्ति कला जो है ये गुप्त काल की है। ठीक है, तो ये सब कुछ गुप्त काल का इतिहास है। छोटी सी चीज और पढ़ेंगे गुप्त काल की। देखिए, गुप्त काल एक और चीज के लिए जाना जाता है कि गुप्त काल भारत में ब्राह्मण धर्म के उत्थान के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा मिला, मूर्तियां बनी, साहित्य आप देखिए कि महाभारत और रामायण और वेद पुराण इस काल में लिखे गए, लिपिबद्ध किए गए। ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ। थोड़ा सा शासन पढ़ेंगे कि गुप्त काल में शासन व्यवस्था कैसी थी। गुप्त काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ही थी। राजा जो है शक्तिशाली होता था, लेकिन यहाँ से सामंतवाद हुआ, यानी राजा के अधीन भी ऐसे शासक होते थे जो स्वतंत्र होते थे। तो वो फ्यूडलिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है। राजा की सहायता के लिए कई मंत्री होते थे, राजा की सहायता के लिए कई मंत्री होते थे, जिनमें आप देखो कि बलाधिकृत होता था जो सेना का अधिकारी था, एक दंड पाशाधिकारी था जो पुलिस का अधिकारी था, दंड पाशाधिकारी, एक संधि विग्रहक था, महासंधि विग्रहक बोलते थे या संधि विग्रहक बोलते थे। और ये जो है विदेश मंत्री होता था, कूटनीतिक डिप्लोमेटिक चर्चा करने का काम करता था। ऐसे एक विनय स्थिति स्थापक है, विनय स्थिति स्थापक, ये न्याय का काम करता था। ठीक है, ऐसे कई अधिकारी होते थे। और राज्य जो है वो छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित था। जैसे राज्य जो है साम्राज्य है, साम्राज्य डिवाइड होता था प्रांतों में, जिन्हें भुक्ति कहते थे, भुक्ति।
और भुक्ति डिवाइड होता था जिले जैसी इकाई में, जिसे विषय कहते थे, और विषय डिवाइड होता था ग्राम में। ठीक है, इस तरह का शासन व्यवस्था होती थी गुप्त काल में। ध्यान रखना, विषय जिले जैसी इकाई है और यहाँ का प्रशासन एक समिति द्वारा चलाया जाता था जिसे विषय महत्तार कहा जाता था, विषय महत्तार। और उस विषय महत्तार में कई लोग होते थे। एक प्रथम कुलिक होता था, यानी पहला क्लर्क, मुख्य क्लर्क वहाँ का, प्रथम शिल्पी जो शिल्प का काम करते थे, जो मुख्य शिल्पी था उस शहर का वो होता था, और प्रथम कायस्थ ये भी होता था। कायस्थ, ध्यान रखिए, कायस्थ ऐसी जाति है जो लिखने का काम करती थी, उसका उदय गुप्त काल में ही हुआ है, गुप्त काल में ही कायस्थ जाति का उदय हुआ। तो जो लेखन कार्य करते थे उनको कायस्थ कहते थे। शहर का जो प्रमुख कायस्थ होता था वो भी इस समिति का सदस्य होता था जो पूरे विषय का प्रशासन संचालित करते थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो गुप्त काल के शासन से संबंधित है। ध्यान रखना, गुप्त काल की एक किताब है नीति सार, जिसे लिखा है कामंदक ने। नीति सार से ही गुप्त काल के प्रशासन के बारे में अधिकांश जानकारी मिलती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र से मौर्य काल के प्रशासन की जानकारी मिलती है, वैसे ही नीति सार से जानकारी मिलती है गुप्त काल की। ठीक है, तो ये सब कुछ गुप्त काल से संबंधित है और इसके आगे हम फिर अब गुप्तोत्तर काल का इतिहास भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।